सही बात है कि नहीं? कर दे स्टार्ट इसे, इसको भी रख दे रहे। क्या? ओके, देखो चार्जिंग का मेथड्स देखते हैं। अब मैं तो बता रहा हूँ ना, तब तक वो तो कुछ एडजस्ट करने दे उसे। अरे नहीं भाई, सुन, कौन कौन देखने वाला है? तुम 4 6 10 20 50 लोग बस। मतलब कोई ऐसा तो नहीं कि कोई। आवाज नहीं है? अब आ गई आवाज? ठीक है, देखो अब हम देखेंगे, मेथड्स देखने हैं हमें, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। एक चार्जिंग का मेथड तो पढ़ चुके हो इतना। हाँ, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, एक मेथड पढ़ चुके हो, बताओ कौन सा पढ़ा है? हाँ, यानी कि उसे हम बोलेंगे, क्या करते हैं हम भाई, लिख सकते हैं फ्रिक्शन। किसकी वजह से होगा ये? फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन में क्या कर रहे थे हम, कोई भी हमारे पास दो बॉडीज थी, एक ए थी और दूसरी बी, इन दोनों बॉडीज को हमने आपस में रब किया, तो रब करने से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और जिससे निकल के जाएंगे वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो एक मेथड हम पढ़ चुके हैं बाई फ्रिक्शन। सेकंड मेथड बहुत बचपन से पढ़ रहे हैं हम, कौन सा है वो है बाई कंडक्शन। कंडक्शन मेथड क्या था? कंडक्शन में क्या करते थे, एक हम कोई भी ऐसी चीज अनचार्ज कोई भी बॉडी ले लो, दूसरी चार्ज बॉडी, तो हम उसे कंडक्ट कराने का मतलब हुआ उसे हम टच करा देंगे। कैसे? जैसे सपोज हमारे पास एक कोई ए है, ये रॉड वाला कोई भी, जैसे इसके पास चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। दूसरा, ये बी बॉडी है, अनचार्ज है, तो इसके पास अभी कोई चार्ज नहीं है। हमें क्या करना होगा, हम बी बॉडी के पास में इस ए बॉडी को लेके जाएंगे, टच करेंगे इससे, और जब हम इसके साथ टच करेंगे तो इसमें से पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ मूव करेगा। तो मूव करने पर क्या होगा, बी के पास भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ए के पास तो है ही हमारे पास में। तो कुछ चार्ज कंडक्शन के थ्रू किसके पास पहुंच गया है, बी के पास में। तो ये सिंपल सा मेथड बहुत पहले से हमने पढ़ रखा था, कि अगर हम एक चार्ज बॉडी को दूसरी अनचार्ज बॉडी से कांटेक्ट में लाके आते हैं, वो भी लेकिन कंडक्टर होना चाहिए उसे, तो क्या होगा, वो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो जाता है, सिंपल। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास जो नया है वो पढ़ना है, वो है बाय इंडक्शन। इंडक्शन मेथड में क्या होगा, देखो इंडक्शन में क्या होगा, इंडक्शन में क्या करना है, हमें बॉडी ऐसे ही सेम कंसेप्ट लेके चलेंगे, जैसे एक बी बॉडी है अनचार्ज, दूसरी चार्ज। हमें क्या करना है कि इसके पास लेके जाएंगे, लेकिन टच नहीं करेंगे हम इसे। ए बॉडी को इसके पास लेके गए हम, बी के पास, टच नहीं करना है। अनचार्ज बॉडी का मतलब क्या था, बताया था मैंने, अनचार्ज बॉडी का मतलब क्या था, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो होगा, इसमें से जो नेगेटिव चार्ज होगा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको रिपेल कर देगा। टच नहीं किया हुआ है हमने, ए अभी इससे दूर है, लेकिन इसके पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया, बी के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट और पॉजिटिव को रिपेल कर दिया। तो अभी भी टोटल चार्ज इस पे कितना है, बी पर 0, टोटल चार्ज अभी भी 0 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस बी की जो दूसरी वाली सरफेस है उसको हम अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, और अर्थ के बारे में हमें पता है कि इसका जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। अर्थ जो है उसका पोटेंशियल कितना होता है, 0, 0 पोटेंशियल हो गया। बी में से ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो ये यहां से, एक से सोचो जैसे पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा किसके पास, अर्थ के पास, और इसके पास कौन सा बचेगा, नेगेटिव। ए अभी जहां है वो वहीं है, अभी ए को हमने डिस्टर्ब नहीं कर रखा है। पॉजिटिव चार्ज कैसे चला गया उसको ऐसे समझो, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये हाई पोटेंशियल हो गया, ये 0 है तो ये पोटेंशियल लो है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं
वो चलते हैं लो से हाई की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं लो से हाई की तरफ। कोई भी करंट फ्लो होगा या चार्ज फ्लो होगा वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। तो थोड़ी देर में क्या होगा कि इससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो एक तरह से पॉजिटिव चार्ज खत्म होता जाएगा। कब तक जाएगा इलेक्ट्रॉन? जब तक वो पॉजिटिव चार्ज खत्म, या दूसरी तरह से बोलो जब तक पोटेंशियल जीरो ना हो जाए। तो इस सरफेस का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। समझ गए? अर्थ से कनेक्ट करते ही क्या होगा कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे सरफेस की तरफ। कब तक मूव करेंगे? जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो पोटेंशियल अर्थ का कितना है? तो इसका भी जीरो हो जाएगा। तो जब इसका भी जीरो पोटेंशियल हो जाएगा, अब हम अर्थ का कनेक्शन हटा देंगे और इस बी को इससे दूर, ए को इससे दूर कर देंगे। जब हम ए को दूर कर देंगे तो जो नेगेटिव चार्ज है वो इसका अट्रैक्शन खत्म, इधर से चार्ज खत्म हो चुका है, अर्थ का कनेक्शन खत्म कर दिया, तो जितना नेगेटिव चार्ज है वो अब इक्वली इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बी बॉडी कैसी हो गई? नेगेटिवली चार्ज। ये प्रोसेस क्या है? इंडक्शन। तो इंडक्शन में क्या, कंडक्शन इंडक्शन में क्या डिफरेंस है? कंडक्शन में हम क्या करते हैं? टच कराएंगे, टच कराने से वो एज ए कंडक्टर वर्क करता है और चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। इंडक्शन में टच नहीं करेंगे। ये चीज कहाँ पर आई थी? ये कहाँ पर आई थी? तुमने क्या किया था? स्केल को रब किया था और पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट कर रहे थे। वहां भी सोच के देखो, पेपर जो है वो पेपर ऐसे ही रखा हुआ है, अर्थ पे मत सोचो, इंसुलेटर पे रखा है, चलो पेपर। अब वो पेपर जो इंसुलेटर पे रखा हुआ है वो कैसा है? अनचार्ज। तुमने स्केल रब किया तो स्केल पे चार्ज्ड बॉडी अनचार्ज्ड बॉडी को अट्रैक्ट कर ही नहीं सकती थी। कर सकती है क्या? चार्ज्ड बॉडी अनचार्ज्ड बॉडी को अट्रैक्ट नहीं कर सकती, लेकिन वहां इंडक्शन हुआ होगा। कैसे? जो पेपर का पीस पड़ा हुआ था, जैसे ही तुम स्केल इसके पास लेके गए, तो इस अगर स्केल के पास जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा? इसके नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को रिपेल। तो जो नेगेटिव वाला है वो इसे अट्रैक्ट करके अपने पास चिपका लेगा। तो अब याद करो, अगर ऐसा कभी किया होगा तो पेपर उस पर लटकता हुआ दिखता है। तो लटकता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? उसका एक एंड जो अट्रैक्शन वाला है वो तो चिपक गया, लेकिन उसका दूसरा एंड रिपेल कर रहा है, वो तो दूसरी तरफ भागता है वो दूसरा। तो इंडक्शन की वजह से वहां पर वो पेपर के पीसेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है और जिसकी वजह से वो उसे अट्रैक्ट कर पाता है, क्योंकि वो तो अनचार्ज है। जो पेपर पीस है वो अनचार्ज है, तो वो किसकी वजह से होता है? इंडक्शन की वजह से। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो पेपर का पीस था वो अनचार्ज था, तो एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कैसे कर रही है? तो वो इंडक्शन के थ्रू वहां पर क्या हो रहा है? पेपर के पीसेस के दो सरफेस बन रहे हैं, उनमें से एक सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज हो रहा होगा, एक पर, तो जो हम लेके गए वो एक कोई भी चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इसलिए वो अट्रैक्शन शो हो रहा था। तो ये था चार्जिंग के मेथड्स कौन कौन से हो गए। एक तो फ्रिक्शन के थ्रू हो सकता है, कंडक्शन, और तीसरा इंडक्शन। अब चार्ज चार्ज जब हम हो गया, हमारे पास बॉडी चार्ज हो चुकी हैं, दो बॉडीज आ गई। अब उनके बीच में फोर्स कितना लगेगा, उस फोर्स को हम मेजर करने के लिए, या का उस फोर्स कितना होना चाहिए उसके लिए रूल दिया किसने? कुलाम ने। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए किसने बात की है? कुलाम। तो उसी को हम पढ़ेंगे, कुलाम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो कुलाम्स लॉ तो बहुत बचपन से ही पढ़ रहे हैं, 11th में भी स्टार्टिंग में गए थे जब हमने 4 फंडामेंटल फोर्सेस पढ़े, तो वहां भी थोड़ा सा पढ़ लिया था कुलाम्स, है ना? क्या था? हमारे पास टू चार्जेस हैं, कौन कौन से? एक सपोज Q1 और दूसरा, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, और हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि ये दोनों के दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, मतलब कोई सेप साइज नहीं सोच रहे हैं हम इसे। Q1 और Q2 क्या है? पॉइंट चार्जेस। तो कुलाम क्या कह रहे हैं? पहली चीज, जो फोर्स इन दोनों के बीच में लगेगा F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली, और बोल सकते हो इनके मैग्नीट्यूड के, ये भी बोल सकते हैं। तो मतलब हम प्लस माइनस को, तो प्लस माइनस क्या दिखाएगा वहां पे? अट्रैक्शन या रिपल्सन? वो हम अलग से नोट कर लेंगे। अभी सिर्फ हमारे लिए डिपेंडेंसी किस पर आ रही है कि जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो वो माइनस प्लस का साइन का यूज नहीं कर रहे हैं इसे। दूसरा उन्होंने क्या बोला? दूसरा बोल रहे हैं कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? इन दोनों डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको नॉर्मली हम जब यूज करते हैं तो इसे हम बोलते हैं, ये क्या है? इनवर्स स्क्वायर लॉ।
जहां भी 1/r² आ जाए फॉर्मूला में तो वो समझ लो कि वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। तो सिर्फ दो चीजें बोल रहे हैं वो, क्या कि जो फोर्स है वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दूसरा दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन दोनों को कंबाइंड कर देते हैं। सो F विल बी प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट तो आता ही है, वो सपोज क्या है K, और K को हम फिर वही नाम उन्हीं का है उन्हीं के हिसाब से बोल दो। K क्या है? कूलाम्स कांस्टेंट। कूलाम्स कांस्टेंट। K की वैल्यू क्या है? K की वैल्यू है 1/4 पाई, और एक नया वर्ड है एप्सलन। एप्सलन, और जीरो या नॉट बोलना चाहो वो बोल दो। तो ये है 1/4 पाई एप्सलन नॉट। जब हम नॉट यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं वैक्यूम की। जब हम नॉट यूज कर रहे हैं, अगर मीडियम होगा तो नॉट नहीं लगाएंगे, तो सिर्फ एप्सलन वर्ड यूज करेंगे। तो जो नॉट आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? वैक्यूम, फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू होगी 9 × 10⁻⁹ वैक्यूम में। वैसे वैल्यू चेंज होगी। के की यूनिट यहां से आ जाएगी, क्या हो जाएगी? के F r² अपॉन Q1 Q2। सही है। क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये के की चाहिए तो r² ऊपर जाएगा, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और कूलाम इंटू कूलाम का डिवाइड, कूलाम स्क्वायर का डिवाइड हो गया। अब आता है किसकी बात? एप्सिलॉन नॉट की। तो जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी भी वैल्यू फिक्स है, ये है 8.85 × 10⁻⁻12, और यूनिट होगी कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये इसमें से बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट ही हैं, तो सीधे सीधे उल्टा हो जाएगा इसका। तो क्या यूनिट आएगी इसकी? कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। वैल्यू कितनी है? 8.85 × 10⁻⁻12। इसको बोलते हैं क्या है? एप्सिलॉन नॉट को। अब नॉट लगा हुआ है तो क्लियर है क्या है ये? फ्री स्पेस, वैक्यूम की बात हो रही है, ये तो क्लियर हो गया। है क्या ये है, जानते हैं कोई? सही है। क्या है ये? परमिटिविटी। क्या है ये? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो वैल्यू फिक्स है, लेकिन कब? जब फ्री स्पेस होगा तब। बाकी टाइम इसकी वैल्यू वेरी करेगी, चेंज होगी। ठीक है। अब इसी को आगे देखते हैं। तो फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर r²। इसको बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन है कोई। लेकिन अभी ये किस में है? नॉट आ रहा है तो फ्री स्पेस में हो गया, तो ये फोर्स जो लग रहा है वो किस में लग रहा है? फ्री स्पेस में। अगर हम मीडियम में जाएंगे, इन मीडियम, मीडियम में जाएंगे तो इसे हम लिख देंगे FM, मीडियम के लिए आ रहा है। तो अब इसे लिखेंगे 1/4 पाई, नॉट गायब, और नॉट गायब होते ही अब हम इसे क्या बोलेंगे? ये परमिटिविटी अभी भी है, लेकिन किसकी है? ये मीडियम की। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है ये। तो एप्सिलॉन और Q1 Q2 अपॉन r²। इक्वेशन नंबर डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास F0 अपॉन FM। F0 अपॉन FM क्या होगा बोलो? डिवाइड कर दें डायरेक्ट, 4 पाई से Q1 Q2 r², ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा ये? मतलब इसीलिए मैंने लिखा था कि तुम ई ना बोलो इसे। क्या है ये? एप्सिलॉन। अब तो सीखो, कब सीखोगे? तो ये क्या है? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक तरह समझना, जब दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो होगा तो उसे हम रिलेटिव बोल सकते हैं। तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये रिलेटिव परमिटिविटी है। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे? एप्सिलॉन आर से। ये क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर। और इसी को हम बोलते हैं के, कैपिटल, जिसे हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है ये? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका यूज कम करते हैं एप्सिलॉन आर का, ज्यादातर हम यूज करते हैं के का। हैं दोनों एक ही चीज,
क्योंकि दोनों ही किसके इक्वल हैं, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है, चाहे वो एप्सिलॉन आर बोल दो और या फिर उसे के बोल दो। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर और के एक ही बात है। हाँ बिल्कुल। अब क्या होगा देखो के जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स है किसी भी मीडियम के लिए। जैसे हम फ्री स्पेस की बात करें तो इसकी वैल्यू जो होती है उसे हम बोल देते हैं कि 1 है फ्री स्पेस में। अब समझना इसे, इस फॉर्मूला को ले चलते हैं आगे। ये हमारे पास था एफ अपॉन एफ नॉट अपॉन एफ एम था, किसके इक्वल था ये, एप्सिलॉन अपॉन, और इसे हमने किसके इक्वल कर दिया था, ये एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, यही होगा। फ्री स्पेस के लिए जब हम बात करेंगे, फॉर फ्री स्पेस, तो इसकी वैल्यू है 1। तो जब 1 होगी तो एप्सिलॉन किसके इक्वल हो गया, तो जब भी एप्सिलॉन आएगा फ्री स्पेस में तो वहां पर हम हमेशा एप्सिलॉन नॉट ही लिखेंगे। एक और वैल्यू इसकी लिख देते हैं फॉर मेटल्स। मेटल्स जो होंगे उसके लिए के की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। जब के इन्फिनिटी हो जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि के की वैल्यू 1 से लेके और इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, तो पूरी रेंज है इसके पास में, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। के की वैल्यू 1 भी है किसके लिए, फ्री स्पेस, तो स्टार्टिंग 1 से हो गई और कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जाएगा ये के की वैल्यू। तो के कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर हम और भी बोलें जैसे वाटर है, ठीक है, और जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो के की वैल्यू गिवन होगी। अगर तुम्हें के मिल जाएगा, इसकी वैल्यू तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है, ये मिल गया तो हम क्या निकाल देंगे, एप्सिलॉन। अब के है क्या चीज, क्या बता रहा है के, वो समझो। अगर हम इसी फॉर्मूला को उठाएं तो एप्सिलॉन नो एफ नॉट अपॉन एफ एम किसके इक्वल होगा, के। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एफ नॉट इज इक्वल टू के एफ एम। के की वैल्यू कितनी है, 1 से इन्फिनिटी। 1 से तो मतलब 1 तो किसके लिए, फ्री स्पेस, बाकी तो सबके लिए 1 से ज्यादा ही होगी। जब 1 से ज्यादा होगी तो कौन बड़ा है, एफ नॉट या एफ एम, एफ एफ नॉट बड़ा होगा। अगर के 2 भी हो गया केवल, तो एफ नॉट जो है एफ एम का 2 टाइम्स आएगा। तो फोर्स कहां ज्यादा लग रहा है, फ्री स्पेस में या मीडियम में, फ्री स्पेस। फोर्स ये फ्री स्पेस में जो फोर्स होगा वो मीडियम के रेस्पेक्ट ज्यादा हो, जितने टाइम्स ज्यादा होगा उसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तुम्हें क्या बताने वाला है कि वहां फोर्स जो है वो कितना लगने वाला है मीडियम में। तो मीडियम चेंज कर देंगे फोर्स चेंज होगा। समझ गए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बताएगा, फोर्स, हाँ, मीडियम से कितने टाइम्स ज्यादा लग रहा है। उल्टा बोलना चाहो उल्टा बोल दो, फ्री से स्पेस के रेस्पेक्ट मीडियम में फोर्स कितने टाइम्स कम लग रहा है, वो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। या फिर वही एब्सोल्यूट की कौन सा था, रिलेटिव परमिटिविटी बोल सकते हो उसे, एप्सिलॉन आर भी बोल सकते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन आर भी बोल सकते हैं। तो अब इसे हम फॉर्मूला में लेके चलते हैं। एफ एम का फॉर्मूला था 1/4 पाई और Q1 Q2/R², यही था। हम इसकी जगह यहां से क्या लिख सकते हैं, एफ एम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। एप्सिलॉन की जगह पर क्या रख सकते हैं हम, और Q1 Q2/R²। तो ये हमारे पास फॉर्मूला तैयार होगा। मतलब मेन हम इसी को यूज करेंगे हर जगह। अगर फ्री स्पेस आ जाएगा तो के को 1 कर देंगे तो फॉर्मूला ही बचेगी। मेन तो यही रहेगा फॉर्मूला। अब इसके हिसाब से भी देखो तो फोर्स कम होगा ही होगा, के की वैल्यू 1 से ज्यादा आनी है। जब 1 से ज्यादा आएगी तो कहां पर आ रही है वो, डिनोमीटर में, तो वैल्यू कम। क्लियर। अब फोर्स है तो ये वेक्टर क्वांटिटी भी होगी, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसे हम, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे एफ, अब मीडियम और वो हटा देते हैं, एफ पर क्या लगा सकते हैं हम, वेक्टर। आगे चलते हैं, फ्री स्पेस में ही चल रहे हैं अभी, ठीक है। 1/4 पाई तो कांस्टेंट है, उस पर कुछ कर नहीं सकते तुम। Q1 Q2 क्या है ये, चार्ज। चार्ज कैसा है, स्केलर, स्केलर पर वेक्टर नहीं लगा सकते। अपॉन में क्या है, R² पर वेक्टर लग जाएगा, लग जाएगा, मैग्नीट्यूड है। तो नहीं, हम डिस्प्लेसमेंट सोच लेते हैं फिर। अगर हम R² बोल रहे हैं और हम ये बोलते हैं चलो डिस्प्लेसमेंट है, तब
तब भी नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता पता है? क्योंकि ये आर वेक्टर और आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा। अगर क्रॉस होता तो जीरो आ जाता। दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आता है। तो ये कंफर्म है, ये डॉट प्रोडक्ट ही होगा। और डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है? स्केलर। तो आर डॉट आर यहाँ पर आर स्क्वायर ही आएगा, स्केलर ही आएगा ये। तो इधर ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर हम वेक्टर लगा सकें। नहीं लगा सकते तो क्या करेंगे हम? यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे। तो एफ वेक्टर किसके इक्वल होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आर कैप क्या होता है बोलो? यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हो? ऐसा ही फॉर्मूला था, आर वेक्टर अपॉन आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो आर वेक्टर अपॉन आर बोल दें इसे। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब और आर पर, ऐसे बोल सकते हो इसे। आर वेक्टर अपॉन आर आएगा, तो आर वेक्टर तो वो है ही वहां पे, और आर स्क्वायर है, और नीचे एक आर और आ रहा है, तो कितना हो जाएगा? आर क्यूब हो सकता है। तो वेक्टर फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अब सोचो, कुछ चीजें हमने पढ़ी हैं 11th में। एक तो अच्छा, ट्राइंगल लॉ याद है किसी को? लॉ ऑफ एडिशन में क्या था? कौन सा? हाँ, एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में दो साइड्स, दो वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे एक ही डायरेक्शन में। जो तीसरी साइड है वो अपोजिट होनी चाहिए। जो अपोजिट होगी वही उसका रिजल्टेंट होगा, दोनों का सम होगा। पढ़ा था, याद है? एक हमने पढ़ा था पोजीशन वेक्टर, जिसे आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते थे हम। ठीक है, उसको ही लेके चलते हैं जरा, इसे वेक्टर फॉर्म में ढंग से देखते हैं पूरा, इन वेक्टर फॉर्म। कुलाम्स लॉ की बात कर रहे हैं। कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में चलते हैं। अभी तो केवल हमने ये देख लिया कि हाँ वेक्टर कैसे लगेगा। ठीक है, देखो कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं इसे लेके हम। जैसे ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई, और यहाँ पर जेड, ये ऑरिजिन हो गया। दो चार्ज है हमारे पास में। एक चार्ज है Q1, इसका पोजीशन वेक्टर लिख देते हैं R1 वेक्टर। पहला Q1 चार्ज है, उसका पोजीशन वेक्टर R1। दूसरा Q2 चार्ज है, और उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? R2 वेक्टर। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या लेना है? फोर्स। इन्हीं के बीच में हमें फोर्स लगाना है। तो फोर्स कैसे लगेगा? वो डिपेंड करेगा कि ये दोनों कैसे होंगे। मतलब Q1 Q2 पॉजिटिव है दोनों, या फिर दोनों नेगेटिव है, या फिर नेगेटिव पॉजिटिव अपोजिट चार्ज हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उन पर रिपल्सन होगा और अट्रैक्शन होगा। हम कुछ भी कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन अब सोचो, अगर हमने इसको पॉजिटिव ले लिया, इसको भी चलो पॉजिटिव ले लो, तो क्या होगा? रिपल्सन, रिपल्सन होगा। यहां से ये फोर्स इस पर लगाएगा, किधर? दूर भेजेगा। कहाँ भेजेगा? ये दूर भेजेगा। एक वर्ड और याद करो, 11th में हमने पढ़ा था कि जो कूलाम्स लॉ, नहीं वहां पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक या को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक वर्ड यूज किया था। उसमें हमने बोला था ये सेंट्रल फोर्स होता है। प्रॉपर्टीज में आया था कैसा फोर्स है ये? सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है? सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगेगा हमेशा। वही दिखाया है। ये दोनों चार्ज हो गए, ये लाइन हो गई, तो ये हमेशा ऐसे ही लगेगा। ये इसे रिपेल करेगा तो इधर ही तो धक्का मारेगा। ऐसा नहीं हो सकता ये धक्का मार के इधर भेज दे। ये भेजेगा इधर, ये वाला इसे इधर भेजेगा। ये जो भेजेगा किधर भेजेगा? इधर। पहले अभी इस वाले की बात कर रहे हैं। तो ये कौन सा फोर्स है? इसको कैसे बोल दिया? अच्छा, वो अपने ऊपर है ना। हम ऐसे निकाल रहे हैं, मतलब इसे लिखेंगे तो लिखेंगे फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1, यही लिखोगे। तो हम इसे ऐसे लिख रहे हैं कि फोर्स किस पर लग रहा है? 2 पर। तो 2 पर फोर्स है, कौन लगा रहा है? ठीक है, ऐसे दूसरी बात भी लिख देते हैं, फिर बाद में देखेंगे। ऐसे ही लिख देते हैं फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2 चार्ज। तो इसे क्या लिखोगे? फोर्स किस पर लग रहा है?
पहले पर कौन लगा रहा है, तो ये F12 हो गया। ठीक है, पहले इसको देखो किस पर फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, तो ये इधर ही लगाएगा। तो हम इसी डायरेक्शन में हम इसे लेके चलें, तो यहां पर जो R होगा वो भी इसी के अकॉर्डिंग बोल दो, किधर होगा ये 2 1। तो R21 क्या बोलेंगे, देखना एरो से समझना, ये एरो है, जिधर इसका हेड होगा उसका पोजीशन वेक्टर है। मैं यहां लिख रहा हूं R1 वेक्टर क्या था, R1 वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन, यही है। ऐसे ही R2 वेक्टर को क्या लिखोगे तुम, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन, यही है। तो अब जो मैंने ये R बनाया है, R21 लिखा है जिसे, उसका नाम बोलो ऐसे ही, सही है। जिधर हेड जा रहा है इसका, उसका पोजीशन वेक्टर है, तो किसका पोजीशन वेक्टर है, किसके रेस्पेक्ट है, तो हम इसे लिखेंगे R21 किसके इक्वल होगा, ये है क्या, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विद रेस्पेक्ट टू Q1, यही होगा। अब हम यूज कर रहे हैं बाई ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन बोलो। अब केवल जो फिगर है ये, इसका नेम कुछ भी दे दो, जो से OAB, ये ट्राइंगल बन गया OAB, बताओ। यहां से चलो, ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों, चल रहे हैं, और ये कैसा है, अपोजिट। तो ये इसका क्या है, रिजल्टेंट है। यही तो कंसेप्ट था तुम्हारे पास में, कि यहां से हम ऐसे चल रहे थे ये, और जो ये है वो अपोजिट लगा हुआ है, तो जो दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेंगे वो क्या होंगे, ऐड, और जो अपोजिट लगा होगा वो रिजल्टेंट होगा इसका। तो ये हमारे पास आएगा R2 वेक्टर इज इक्वल टू होगा R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर। देख लो, ये रिजल्टेंट हो गया, और इन दोनों का सम। तो R21 हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, R21 वेक्टर इज इक्वल टू, तो इसको इधर पहुंचा दो, क्या होगा R2 वेक्टर माइनस, तो फोर्स निकाल देते हैं नॉर्मल फॉर्मूला से ही, F21 क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन इसी को R21 ऐसे उसे ले लेते हैं जो अभी था, R21 पर, और R21 वेक्टर, जब हम यहाँ Q लगा रहे हैं तो R21 की वैल्यू, तो हम इसे यहाँ पर ये भी रख सकते हैं अगर चाहेंगे, तो इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इसी फिगर में दोबारा से आ जाओ, इसे हम ऐसा करते हैं, इसको ऐसा कर देते हैं इसे। तो अब ये पोजीशन वेक्टर किसका है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विद रेस्पेक्ट टू, तो इसे क्या बोलोगे R12, यही बोलेंगे। अब ट्राइंगल लॉ अगर लगाएंगे तो कौन कौन होगा, ये दोनों ऐड होंगे, और ये उसका रिजल्टेंट होगा, यही होगा। जब ये दोनों ऐड होंगे तो इसका मतलब है जब हम ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस में जाएगा, तो R1 माइनस R2 आएगा। तो उसी को हम इसे लिख देते हैं यहाँ पर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर किसका है ये Q1, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विद रेस्पेक्ट टू Q2, तो इसे लिखेंगे R किसका है 1 का, किसके रेस्पेक्ट, और ये डायरेक्ट लिख रहे हैं हम R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। आया कैसे, वो इसी प्रोसेस से आएगा सेम। अब फोर्स निकाल दो, फोर्स पर वेक्टर लगाओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब, और R12 पर इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम फिगर
फिगर को देखो तो ऐसा दिखेगा कि R12 वेक्टर इज इक्वल टू है R21 वेक्टर विद निगेटिव साइन। देखो फिगर में R12 और R21 है तो A और B के बीच की डिस्टेंस, और तो कुछ है नहीं। चाहे तुम इसे ले लो चाहे इसे ले लो, दोनों ही हैं क्या, A और B के बीच की डिस्टेंस, तो इक्वल तो है ही। लेकिन क्या है, ये R12 और R21 की डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट होने से माइनस का साइन आ रहा है, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा, F12 इज इक्वल टू F21 माइनस के। फर्स्ट और सेकंड को देखो, सारी चीज सेम है, 1/एप्सिलॉन नॉट 4/एप्सिलॉन नॉट है दोनों में, Q1 Q2 है, ये मैग्नीट्यूड है R21 R12, वो दोनों इक्वल है। अब बचा कौन, R21 और R12, तो अब जब इन दोनों में किसका साइन आ रहा है, तो फोर्स में भी माइनस का साइन। ये हो गया न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगर कोई ऐसे बोलता है कूलाम लॉ से थर्ड लॉ प्रूफ कर दो, तो हमें प्रूफ कर सकते हैं। कूलाम्स लॉ को लेके चले, और थर्ड लॉ क्या कहता है कि जब किसी भी एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाएगी तो दूसरी बॉडी भी उसी पर उतना ही इक्वल फोर्स लगाएगी, किस डायरेक्शन में, अपोजिट। तो वही आ रहा है हमारे पास। तो इसका मतलब हुआ कि जो Q1 फोर्स लगाएगा Q2 पर, तो जब Q2 Q1 पे लगाएगा तो सेम फोर्स लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। अगर हम फोर्स को भी इसमें शो करें तो फोर्स कुछ इस तरह से दिखेगा हमें। यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि ये एक फोर्स ये लग रहा है इधर, और इस पर फोर्स इधर लगेगा। ये वाला फोर्स कौन सा होगा, F21, 2 पर 1 ने लगाया इधर, और ये इधर जा रहा है, ये कौन सा होगा, F12, ये इधर। दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, ठीक है। कैसे लगेंगे, कैसे लगेंगे, वही सेंट्रल फोर्स है, तो दोनों की जो लाइन ज्वाइन होगी उसी के अलोंग रख। वो फिगर में देखो ऐसे, जैसे अगर हमने ऐसे कर दिया कि एक फोर्स हम यहाँ ले, एक चार्ज यहाँ ले लिया, एक चार्ज यहाँ, ये चार्ज है निगेटिव, ये है पॉजिटिव, तो अब फोर्स लगाओ, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2। 1 पर फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट साइड, क्योंकि ये निगेटिव है और ये, तो ये अट्रैक्ट नहीं होगा। अलग से कहां से, चार्ज ही लगाएगा, माइनस है और ये, तो मैं बोल रहा हूँ ये फोर्स कौन लगा रहा है, ये लगाएगा, ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसको बोलोगे क्या, F12। इस पर फोर्स निकालेंगे तो ये क्या होगा, अट्रैक्ट, किधर जाएगा, इधर, कितना होगा, अभी भी देखो फोर्स की वैल्यू तो सेम ही आनी है, क्योंकि डिस्टेंस दोनों के बीच में सेम है, दोनों चार्ज सेम है, केवल डायरेक्शन अपोजिट। अब ऐसे ही ये हमारे पास फर्स्ट चार्ज है, ये सेकंड। अब अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, या फिर दोनों ऑप्शन ले लेते हैं, निगेटिव हो ये भी निगेटिव हो, कंडीशन सेम ही रहनी है। अब ये इस पर फोर्स लगाएगा, किधर भेजेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, तो ये फोर्स इसको राइट साइड में इधर धक्का देगा। रिपेल का मतलब ही क्या है, धक्का देके दूर भगाएगा वो सीधे। बस कंडीशन ये बोल रहा हूं मैं कि ऐसा नहीं होगा कि ये ऐसे इधर भेज दे, ऐसे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि इधर भेज दे, ये नहीं हो सकता। वो जाएगा इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही लगेगा हमेशा, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसे ही दूसरा कंडीशन लेके चलेंगे अगर हम, तो यहाँ पर ये हमारे पास इधर लगेगा, ये इसे इधर रिपेल करेगा। ये फोर्स किस पे लग रहा है, 1 पर, तो 1 पर लग रहा है तो इसे क्या बोलोगे, और ये किस पे लग रहा है, तो F21 हो गया ये। तो इस तरह से फोर्स इक्वल एंड अपोजिट वर्क करेंगे, डायरेक्शन फिक्स हो गई। अगर मैं ऐसे बोलूं कि एक स्क्वायर है ये हमारे पास में, और एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ रखा है, ये Q1 है और ये Q2, ये पॉजिटिव और ये भी, तो फोर्स कहाँ लगेगा, Q2 पर। Q2 पर फोर्स कहाँ लगेगा, पहली चीज, सबसे पहला काम है इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर लो, और इसी लाइन के अलोंग लगना है वो। अब देखेंगे कि पॉजिटिव और निगेटिव क्या है, तो दोनों कैसे हैं, तो क्या करेंगे,
रिपेल्सन। तो ये वाला चार्ज इसे धक्का मार के इधर भेजेगा और नाम पड़ेगा इसका कितना, ये वाला इसे इधर भेजेगा। न्यूमेरिकल करते समय हम ये चीज याद रखेंगे कि जब चार्ज की बात होगी फोर्स किधर लगेगा, तो किस पर फोर्स लगेगा वो लगाओगे तुम बस। जैसे हमसे बोला Q2 पर फोर्स निकालो इस पर, तो फिर हमें इससे कोई मतलब नहीं है हमें। अगर वो इस पर पूछ रहा है तो इससे मतलब नहीं है हमें उसमें। सही है। जैसे हमने एक ट्राइंगल बना लिया, ये एक चार्ज यहाँ रखा है Q1, दूसरा चार्ज यहाँ रखा है, तो अब कहाँ लगेगा, इन दोनों के बीच में लाइन जो ज्वाइन है ही। तो ये अगर पॉजिटिव है, ये अगर, तो Q2 कहाँ जाएगा, इसके पास, इधर जाएगा। और अगर इधर से ये वाले की बात करोगे तो ये भी इधर आएगा। तो सिंपल सी डायरेक्शन है ये। आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो बहुत सारे इसी तरह से चलेंगे वो। क्लियर हो गया। तो ये था हमारे पास क्या, कूलाम्स लॉ। एक ड्रॉबैक है कूलाम्स लॉ का। ड्रॉबैक क्या है कि ये केवल दो चार्जेस के बीच में फोर्स को बता रहा है। अगर चार्ज आ गए 3 तब क्या होगा, तो ये फेल हो जाता है। हाँ, और दूसरी कंडीशन वही कि ये कैसा होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हम पूरी बॉडी ले लें तो फिर उस बॉडी की शेप का क्या इफेक्ट पड़ रहा है कुछ नहीं पता। तो सिर्फ केवल हमें क्या चाहिए, केवल पॉइंट चार्ज होगा। स्टार्टिंग वहीं से की थी हमने, 2 पॉइंट चार्जेस हैं ये। बनाने को तुम बड़ा सा खूब बना लो, दिखा दो, लेकिन कंसीडर करोगे पॉइंट चार्ज। तो उन्हीं दोनों के बीच की बात हो रही है। और दो फोर्स लग रहे हैं, एक अट्रैक्शन और, तो सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे कि अगर दोनों चार्ज सेम है तो रिपल्सन होगा, तो ये दूर जाएंगे। और अगर प्लस और माइनस है, अपोजिट है, तो अट्रैक्ट करेंगे। इतना सा। कितनी दूर जाएंगे, कितनी दूर जाएंगे वो फिर एनर्जी से निकलेगा। अभी इनके पास कितनी एनर्जी है, इतनी। हाँ, जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी तक वो चल सकता है। तो वो वहां से एनर्जी के थ्रू हो सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, वो निकाल सकते हैं हम उसे। लेकिन अभी केवल बात हो रही है फोर्स की, फोर्स लगने से वो दूर जाएगा या पास आएगा। हो गया क्लियर से, कर दो इसे।